हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अवध की क्रांति। तो अवध की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। अवध को हम लखनऊ के नाम से भी जाने जाते हैं। अवध के जो अंतिम नवाब होते हैं, इसमें पहले हम मैप के हिसाब समझते हैं। अवध में देखोगे ये अवध है। अवध किस तरह दिल्ली में अब जब लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे, बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री में क्या होता है, इन्फेंट्री में क्या होता है, मंगल पांडे एक पैदल सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं। और वो पैदल सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं और उस समय एक ऐसी अफवाह खिली हुई थी, जो कारतूस जो प्रयोग की जाती थी, कारतूस से हिंदू मुस्लिम धर्म जो धर्म संबंधित जिसका भी धर्म था वो धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसकी वजह से मंगल पांडे ये भर्ती होता और इस बात को खबर के लेकर आगे बढ़ती है बात। जब ये बात आगे बढ़ जाती है तो अंग्रेज अधिकारी से जब इनको बयान ली जाती है क्या ये सही है गलत है, जब उनके पास रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो अंग्रेज मंगल पांडे एक जो सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारते और वो घोड़े से नीचे गिर जाते और उनको फाइनली वहां पे मंगल पांडे गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब ये खबर पहुंचती मेरठ छावनी में 10 मई। इसी घटना को देखकर 10 मई को सारे जो मेरठ छावनी के जितने भी सेना होते हैं विद्रोह कर देते हैं और विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और वही पूरा दिल्ली में बहादुर शाह जफर का समर्थन हासिल होता है और 12 मई को पूर्ण रूप से दिल्ली पर कब्जा और बहादुर शाह जफर उसका नेतृत्व करता धरता बनते हैं। और इसमें देखोगे तो क्रांतिकारी में जो इसका नेतृत्व करते हैं, जो रायबरेली बरेली की से और मेरठ से जो नेतृत्व करते हैं, बख्त का इसके नेतृत्व करते हैं। इस टाइप से देखोगे ये दिल्ली पे कब्जा करके और फिर हेडसन को बुलाया जाता है और हेडसन इसको किसी तरह कंट्रोल करके फिर से दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली को अपने नियंत्रण अंग्रेज के हाथ में चले जाता है। फिर ये चिंगारी पहुंचती है अवध के बारे में जानते हैं। अवध एक लखनऊ, अवध की बात की, इसको लखनऊ भी बोलते हैं। अवध की बात करें तो आपको 1764 का बक्सर युद्ध याद होगा। बक्सर युद्ध में किसके साथ युद्ध होता है, तो दिल्ली के जो बादशाह होते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय प्लस जो अब बक्सर आप इसमें देखोगे शाह आलम द्वितीय और जो उस समय मौजूदा अवध के जो नवाब होते हैं, नवाब सुजाउद्दीन प्लस मीर कासिम एक साइड होते हैं प्लस इनके साइड और फिर विपक्ष में जो देखे तो हेक्टर मुनरो। कौन होते हैं विपक्ष में, तो हेक्टर मुनरो ये होते हैं और इनके साथ युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। फाइनली हेक्टर मुनरो मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होगा, पूरा क्षेत्र इसमें देखोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से अवध अंग्रेज में, इंडायरेक्ट रूप से देखोगे तो अवध अंग्रेज के कब्जे में आता है और फिर उस समय से अवध को अंग्रेज के हिसाब से चलना होता है। तो अब देखोगे एक और सिस्टम आता है 1801। कब आता है, 1801 का दिन आता है। इस दिन क्या होता है, अवध वाले क्षेत्र में 1801 में अवध में एक संधि होती जो वेनेजिली की संधि होती। किसकी संधि होती, वेनेजिली की सहायक संधि किसमें होता, अवध में ये होता वेनेजिली की सहायक संधि। जब वेनेजिली की सहायक संधि होती थी 1801 में, अवध किसी भी तरीके से किसके कब्जे में आ जाता, तो अवध आ जाता है अंग्रेजों के कब्जे में। अब इस क्षेत्र सहायक संधि के तहत हो जाता। अब आते हैं हम बात, ये तो था वेनेजिली के समय। अब जो गवर्नर जो जनरल डायर होते, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या होता है, अवध को राजनीति के तहत उसको किसी भी तरह कुशासन के आरोप लगाकर कुशासन के आरोप लगाकर अवध को अपने अंदर कर लेते हैं। तो उस समय अवध के जो नवाब होते, नवाब वाजिद अली शाह, तो नवाब वाजिद अली शाह अवध के मौजूदा वाजिद अली शाह उस समय वर्तमान के अवध के नवाब होते हैं और ये
किसका, अवध के नवाब होते वर्तमान में वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब होते। और ये फाइनली जब अवध ये जो देखोगे ये जब ये नवाब होते तो इनको कुशासन के आरोप पे लाकर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता और इसको कलकत्ता भेज दिया जाता और उनको और फिर इसका जब कलकत्ता भेज दिया जाता है तो इनका इस क्षेत्र में अवध में एक रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, कमिश्नर 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 नियुक्त की जाती है, नियुक्त की जाती है। तो कमिश्नर का नाम अक्सर रहता है हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। जो कमिश्नर होते पहले, जो कमिश्नरी क्षेत्र अवध को ही माना जाता है, उनके जो पहले कमिश्नर होते हैं हेनरी लॉरेंस। अब हेनरी लॉरेंस यहाँ तक हो गया खबर, ये इनकी अंग्रेजों ने कर दिया। अब वाजिद अली शाह की जो पत्नी होती, इनकी जो बेगम होती, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल किसकी, वाजिद अली शाह की पत्नी होती है। अब ये इनके जो बेटे होते हैं, इनके कादिर, कौन कादिर, इनके बेटे जो होते का नाम होते हैं बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, कादिर इनके बेटे के नाम होते हैं। मतलब जो नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे होते हैं बिरजिस कादिर, अब बेगम हजरत महल इसी बात को लेकर अंग्रेज से लोहा लेती है और अंग्रेज से युद्ध जंग करती है। किस कारण कि वो बोलता है कि जब अब मेरे पति मतलब मेरे शौहर को वाजिद अली शाह को किसी तरह कुशासन के आरोप में आप गिरफ्तार कर लिए तो मेरे बेटे को आप जो है ना कमिश्नर मतलब यहाँ का नवाब बनाओ, बिरजिस कादिर को। तो लेकिन अंग्रेज बोलते हैं उनकी व्यापक नीति होती, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो राज हड़प नीति के साथ ये तो आता नहीं था, तो इनको किसी तरह नहीं बनाते हैं और ये एक तरफ से यहाँ से युद्ध स्टार्ट, यही होता है युद्ध। अब युद्ध होता है जब इन्होंने चिंगारी युद्ध की चिंगारी मतलब छेड़ दी, तो अब जब युद्ध स्टार्ट होता है तो हेनरी लॉरेंस जो होते हैं, हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस अवध के कमिश्नर, अवध के कमिश्नर, हेनरी लॉरेंस क्या होते हैं, अवध के कमिश्नर होते हैं। और एक चीज और नाम ध्यान रखो, दो नाम आपको एक और चीज ध्यान रखना है, दो नाम जो होना चाहिए, तो दो नाम आप ध्यान रखिए। एक तो जो जिसकी बेगम हजरत महल का साथ देती है वो भी औरतें होती है, बेगम हजरत महल साथ देती है। पहला जो नाम होता है, पहला नंबर 1 जो होते हैं, फर्स्ट में देखो रहीमी, रहीमी, रहीमी जो सैनिक प्रशिक्षण देती है औरतों का, सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण देती रहीमी। और एक होते हैदरी बाई, हैदरी बाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये गुप्त सूचना प्रदान करती है, गुप्त सूचना लाती है, प्रदान करती है। तो ये दोनों की मदद से रहीमी बाई जो सेना का प्रशिक्षण करती है और जो हैदरी बाई जो गुप्त अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी भी तरह अंग्रेज से जो गुप्त सूचना वहां से मिलता था उन आकर बेगम हजरत महल को ये सूचना प्रदान कर देती। और इस इंफॉर्मेशन के साथ से बेगम हजरत महल अपने आप को और मजबूत और अंग्रेजों की जो कमी पकड़ाती जा रही थी। और उन्होंने इसकी मदद से जो कमिश्नर होते हैं अवध के, लखनऊ के जो कमिश्नर होते हैं हेनरी लॉरेंस, अवध के जो कमिश्नर होते हैं हेनरी लॉरेंस, किसी भी तरह उन पर हमला करके हेनरी लॉरेंस को मार दिया जाता है। अब जो वक्त आ गया, अब देखो ये वक्त स्टार्ट होगा 4 जून को। कब होता है? 4 जून। अब युद्ध देखो स्टार्ट होगा, इसको थोड़ा मिटा दे तो नोट करते रहिएगा। 4 जून 1857 ये वक्त आ गया। 4 जून 1857 को हेनरी लॉरेंस अभी किसका, अवध के कमिश्नर है, कमिश्नर ठीक है, हेनरी लॉरेंस। और इस पे हमला करके हेनरी लॉरेंस को मार दिया जाता है, ठीक है ना। और किसी कब मारते हैं तो हेनरी लॉरेंस का वो क्षेत्र होता है, जो उनका किला होता है, उनको घेर घर इन पे हमला करके हेनरी लॉरेंस को मार दिया जाता है। और इस बार और जब इनको मार दिया जाता है तो ये और आगे चल के इन क्षेत्रों को कब्जा कर लेते हैं। और इसकी वजह से
पूरे क्षेत्र को जहां भी वो अवध में जो भी अंग्रेज अधिकारी रहते थे उनको उनके ऊपर हमला करके उनके अंदर जो भी क्षेत्र अपने अंदर करने लगते और वो आंतरिक रूप से मजबूत होने लगते। अवध के जो ये थे बेगम हजरत महल और मजबूत होने लगता है और इनकी सेना और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे इनका जितने भी किला रहते हैं, ज्यादातर जो किला होते हैं ये जो ब्रिगेडियर वगैरह जितने भी जो सैनिक प्रशिक्षण थे उन 17 घर थे उनको लूट कर और इनका जो फाइनेंशियली रूप से और स्ट्रॉन्ग हो जाते। अब आगे बढ़ते, जब देखते हैं कि यहाँ की सेना कमजोर पड़ी अंग्रेजों की, हेनरी लॉरेंस तो मारे गए, और जब यहाँ की सेना कमजोर पड़ती तो बाहर से सेना मंगाते और अगले व्यक्ति लॉक और आउटरन, हैप लॉक और आउटरन। देखो फिर से मैं समझाता हूं। पहला, बेगम हजरत महल के दो जो सहायक होते हैं, रहीमी जो सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करती है और हैदरी बाई जो गुप्त सूचना प्रदान करती है। और ये स्टार्ट होता 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है। इन्होंने ये सब मिलके जापानी सेना को डायरेक्ट हमला करते हैं हेनरी लॉरेंस के किले पे और हेनरी लॉरेंस मारा जाता है। और किसी भी तरह वहां की जो अंग्रेज होते कमजोर पड़ते हैं और बाहर से हेल्प लेते, हैपलॉक और आउटरन को बुलाया जाता है कि मेरी मदद करने के लिए आओ, यहाँ पे हम फंस चुके, हम चारों तरफ से घिर चुके। तो ये भी हैपलॉक आउटरन भी असफल हो जाता, असफल रहते हैं, असफल हो जाते हैं। जो भी इस किले को घेर रहते हैं इस क्षेत्र को, वो क्षेत्र में हैपलॉक आउटरन जाते हैं, ये भी अंदर फंस जाते हैं और भी असफल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इनसे भी नहीं माना जाता और इनको हेल्प और आगे बढ़ाया जाता है। और देखो ये जब ये अंदर जिस क्षेत्र में होते हैं, ये अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर इनका किला, इन किले के अंदर रहते हैं और यहाँ से अंदर फायरिंग हो रही है, बाहर से जो भारतीय सैनिक है, भारतीय सैनिक इनको फायरिंग कर रहे हैं और पूर्ण रूप से इसको चारों तरफ से घेर लिए। और इन क्षेत्र में अंग्रेज हैं, अभी इनमें जो हैपलॉक और आउटरन गए तो वो भी अंदर जाके फंस जाते हैं और उनको भी असफल होते हैं, उनकी भी सेना असफल होती है, वो भी अंदर ही फंस जाते हैं। अब और मदद मिली होगी। अब जब मदद और मांगी जाती है किससे, कैंपबेल नील हैडसन, ये 2-3 बंदे का नाम ध्यान रखना। ये तीनों बंदे, अभी तो हैडसन की बात करते हैं, हैडसन अभी फौरन ही दिल्ली पे विद्रोह को कुचल के आ रहा है, दिल्ली का विद्रोह को मतलब कुचल के आ रहा है, हैडसन, कैंपबेल, नील हैडसन। अब जो कैंपबेल नील हैडसन जब आते हैं तो वो आते उनको रास्ता का मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, मंगाए जाते तो उन्होंने बोलते हैं चित्र पत्र लिख के भेजा जाता किसी तरह आउटरम के पास, जो आउटरम वहां के अधिकारी होते। आउटरम किसी भी तरह इनको क्या करते हैं, इनको मतलब कैंपबेल बोलते हैं आउटरम को, वहां के जो अधिकारी को, किसी तरह मेरे को एक नक्शा तैयार करके भेजो ताकि मैं अवध के अंदर एंटर कर सकूं। तो इनको नक्शा तैयार करके भेजा जाता है। आउटरम रास्ता तैयार मतलब इनका नक्शा जो मैप तैयार कर लेते हैं किस रास्ते से आइए। अब बात आती है भाई पहुंचाएगा कौन, तो चारों तरफ तो सेना ने घेर रखा। तो फिलहाल तब भी एक, अब वो इंडियन पे तो भरोसा भी नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय सैनिक ही उनका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडियन पे तो भरोसा करना बेकार है। तो अंग्रेज ही एक व्यक्ति होता है हेनरी थॉमस जो होता है, आउटरम किसको बनाते हैं, हेनरी थॉमस को, थॉमस के हाथ में नक्शा तैयार कर भेजाता है, मतलब तैयार कर उसके हाथ में देता है। उसके साथ कन्नौजी लाल जो इंडियन व्यक्ति होता है, नाम पूछा जाता है कौन कौन व्यक्ति उस समय अवध के क्रांति में मदद करे थे, कन्नौजी लाल को उनके अंगरक्षक मतलब उनको रास्ता बताते हैं कि इनको नेतृत्व में हेनरी लॉरेंस को मैप दिया जाता है और उनको इंडियन जो पोशाक पहना जाता है, दाढ़ी उड़ी बढ़ा, टीका उका, बाल बड़े बड़े, मतलब जो इंडियन पोशाक उस समय चलता था वो इंडियन वस्त्र पहनाकर, क्लोथ कपड़े उपड़े पहनाकर उनको भेजाया जाता था। मैप उनके हाथ में दे दी जाती है। और कन्नौजी लाल जो होते, कन्नौजी लाल की बात करें, कन्नौजी लाल इनके बोलते किसी तरह आपको ये गोमती नदी जो है इनको पार कराई और गोमती नदी इनको पार करा के फाइनली कैंपबेल के पास ये नक्शा पहुंच जाता है। और ऐसा माना जाता है, इतिहासकार लिखते हैं, जब कैंपबेल को इस नक्शा का पूरा ब्यौरा तैयार हो जाता है तो कैंपबेल जब अवध के क्षेत्र में एंटर करता है तो वो हर एक गली, अवध की जो गलियां होती है वो कत्लेआम मतलब पूरा लाश से बिछी होती है। मतलब कैंपबेल पूरी तरीके से अवध के क्षेत्र को तबाह और बर्बाद करने लगता है और फाइनली फिर से कैंपबेल जो है ना इस क्षेत्र को दबा लेते हैं, मतलब अवध को कब्जा कैंपबेल नील हैडसन द्वारा सफल रहते हैं, इनको दमन कर देते हैं, विद्रोहियों का दमन कर देते हैं, ठीक है ना। फाइनली तो फिर अब इस बात को फिर दोबारा देखते हैं। पहला देखो पहला स्टार्ट कहाँ होता है,
शाह आलम द्वितीय जो शाह आलम की बात करें तो अभी जो अवध के नवाब होते हैं, अवध के जो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप पर उसको कहीं और जेल भेज दिया जाता कलकत्ता। और उनकी जो बेगम होती बेगम हजरत महल, उनके बेटे जो थे जो इनके जो बेटे होते हैं, इनके जो बेटे होते हैं जो उस समय उनके बेटे होते हैं उनको मिर्जिस कादिर, तो मिर्जिस जो कादिर को बोलते हैं कि मेरे बेटों को नवाब बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज तो नहीं मानते। और फाइनली जब वहां के एक रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को अवध का कमिश्नर नियुक्त कर देते और इस बात की खबर और बेकार और उसको मतलब जोश क्रोश कर देती है और इस वो फिर युद्ध करने के लिए सोचते हैं। तो युद्ध करने में दो व्यक्ति जो महिला होते हैं, रहीमी बाई जो सैनिक प्रशिक्षण करते हैं और हैदरी बाई जो गुप्त सूचना प्रदान करती है या मदद करती है और हेनरी लॉरेंस पर हमला करते हैं। और हमला करने के बाद हेनरी लॉरेंस किसी तरह मतलब मारे जाते हैं और वो बाढ़ से ये लॉरेंस मारा जाता है। फिर किसी और इसकी मदद ली जाती है हैप्लॉक और आउटरम की। तो हैप्लॉक आउटरम आते हैं उसकी मदद करते हैं तो वो भी उस किले के अंदर फंस जाते हैं। जो चारों तरफ से घेरे हुए किले थे सैनिकों द्वारा वो भी फंस जाते हैं और वो असफल होते हैं। फिर उनको चिट्ठी लिख के पत्र लिख के आगे उनको बुलाया जाता है कैंपबेल और नील को, हेडसन को, इनको बुलाया जाता है। ये आके ये रास्ता मतलब उनको पूर्ण रूप से रास्ता का ज्ञान नहीं था, तो वहां के जो मौजूदा है जो हैप्लॉक आउटरम उनकी मदद से उनको नक्शा तैयार की जाती है और नक्शा इनको कैंपबेल के पास भेजा जाता है। तो उनमें भेजने में जो मदद करते हैं हेनरी थॉमस और कन्नौजी लाल ये मदद करते हैं। बाद में कन्नौजी लाल को हवलदार जो अभी आम व्यक्ति होता है इसको एक तहसीलदार बना देते हैं। अब देखोगे जो मदद करते हैं हेनरी लॉरेंस थॉमस को मैप देने मदद ईमानदारी के वक्त जो मदद करने के तौर पे इनको जब युद्ध समाप्त होता है तो इनको एक तहसीलदार प्रमोशन कर देते हैं, तहसीलदार बना देते हैं, तहसीलदार बना देते हैं और हेनरी थॉमस को और इसको और प्रमोशन दिया जाता है और आगे चल के इनको और अधिकारी बना देते हैं, जो भी आगे की बात है। और फाइनली कैंपबेल इन आंदोलन का दमन करते हैं और फिर बेगम हजरत महल जाके नेपाल में छुप के गांव में लड़ते गांव में चले, गांव के साइड से होते नेपाल में चली जाती और अंतिम रूप से जो अंतिम सांस लेती नेपाल में लेती है। और अभी भी नेपाल के काठमांडू के आसपास देखो, काठमांडू में के साइड में उनका है अभी भी कब्र है, काठमांडू उनका मजार भी है। और फाइनली उनके जो बेटे होते हैं जो कादिर मिर्जिस कादिर को विक्टोरिया द्वारा माफ कर दिया जाता है और पेंशन के रूप में एक साल के 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के तौर पर उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। और यही था हमारा अवध मतलब लखनऊ की क्रांति। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कानपुर के बारे में, जो कानपुर में कैसा टाटिया टोपे नाना साहब और जो होते हैं अजीमुल्ला खां, 3 व्यक्ति के नेतृत्व में कानपुर का नेतृत्व बागडोर संभालते और किस तरह कानपुर में भी इससे भी खतरनाक सबसे जो बड़ा जो विद्रोह होता है अवध कानपुर का माना जाता है। तो अवध में देखो किस तरह किले को कब्जे कर और किस तरह कंट्रोल कर लिया था बेगम हजरत ने। लेकिन अंग्रेज उनके पास टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, सूचना प्रसारण बहुत अच्छे नियोजित करते थे, तो उसमें हम पिछड़ गए और फाइनली हमसे ये फिर अंग्रेज के कब्जे में चला गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कानपुर के ऊपर, और फिर जहाँ से फिर जगदीशपुर स्टेप से हमारा लास्ट क्लास होगा। तो थैंक यू वेरी मच।